एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारे सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी? इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं, एक नगरीय सभ्यता थी। शहरों का वहाँ पर विकास हुआ था। तो जब शहरीकरण की शुरुआत हुई तो कौन कौन सी संस्थाएं सामने आई और जो शासक वर्ग था, जो राजा था, उन्होंने इस व्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान दिया? 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। देखिए, जो दक्षिण मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वो रेगिस्तानी एरिया था। तो वहाँ पर बस्तियों का विकास होने लगा, बस्तियाँ बनने लगी। वहाँ पर क्या होने लगा? औजार बनने लगे, उद्योग स्थापित होने लगे। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। अब धीरे धीरे बस्तियाँ शहरों के रूप में जो है बदल गई। इन शहरों की स्थिति के अनुसार वहाँ पर विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित थी कि मंदिर के चारों ओर तरफ विकसित शहर, व्यापारिक केंद्रों के आसपास विकसित शहर और शाही शहर, यानी जो मंदिर बने उनके चारों ओर जो शहर है उसका विकास हुआ। व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ व्यापार बहुत किया जाता था दूसरी जगहों के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, अन्य स्थानों से जो है माल मंगवाया जाता था। उद्योग धंधे जो है वो स्थापित हुए थे। तो व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहरों का विकास हुआ। शाही शहर यानी जो सम्राट होता था, जो राजा होता था, उससे संबंधित जो गतिविधियां होती थी शहर में। मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बार बार लड़ाइयाँ होती थी। देहात क्या होता है? देहात का मतलब होता है गांव, गांव का एरिया। तो वहाँ पर ज़मीन और पानी के लिए आपस में जो लोग हैं, वो जो मुखिया होते थे गांव के, वो आपस में लड़ते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी और जो मुखिया जो है लड़ाई जीत जाते थे, वो अपने साथियों और अनुयायियों में लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे और पराजित लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। देखिए, जो देहात होते थे वहाँ पर ज़मीन पानी को लेकर आपस में जो लोग लड़ते थे, उनमें से जब एक मुखिया जो है वो लड़ाई जीत जाता था तो वो क्या करता था, जो भी दूसरे से उसने जो सामान है, जो माल लूटा है, उसको अपने साथियों, अनुयायियों जो उसके समर्थक है, उन लोगों के बीच उसको बांट देता था, उन्हें खुश कर देता था। और जिन लोगों को उसने हराया है, पराजित यानी जो हारे हुए हैं, उनको बंदी बनाकर वो अपने साथ ले जाता था। और अपने साथ क्यों ले जाता था? क्योंकि बाद में उन्हें वो अपना चौकीदार और नौकर जो है वो बना लेता था। इस प्रकार जो मुखिया होता था वो अपना वर्चस्व बढ़ाता था। युद्ध में विजयी होने वाला मुखिया स्थायी रूप से समुदाय का मुखिया बना नहीं रहता था। लेकिन ये नहीं था कि एक बार जो है उसने लड़ाई की, वो जीत गया और हमेशा के लिए वही मुखिया बना रहेगा। उसका स्थान कभी दूसरा जो है नेता वो ले लेता था। हो सकता है भाई उसके साथ लड़ने वाला कोई और आ जाए, उसको पराजित करके जो है वो नेता बन जाता था। लेकिन कालांतर में इस प्रक्रिया में बदलाव तब आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जब जो इनका समुदाय होता था मुखियों का, जब उन्होंने उसकी भलाई के बारे में सोचा, उनके लिए काम करने के बारे में सोचा, लोगों के बारे में, तब जो है इस व्यवस्था में बदलाव आया। परिणाम स्वरूप नई नई संस्थाएं व पार्टियां स्थापित हो गई। विजेता मुखिया ने मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों पर बहुमूल्य भेंट चढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया था। इससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को जो है ऊंचा स्थान दिलाया और उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी अब जो मुखिया था वो क्या बनकर उभरा? वो एक राजा के रूप में उभर कर आया। उसने क्या किया? अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। जो मंदिर थे वहाँ पर बहुमूल्य भेंट यानी जो कीमती चीज़ें हैं वो मंदिरों में दान करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर क्या हुआ? सुंदरता तो बढ़ेगी ही मंदिरों की, जब अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ भेंट की जाएंगी। तो इस तरह से जो राजा होता था उसको एक ऊंचा स्थान मिल गया और उसका पूर्ण रूप से जो है उस जगह पर जो है नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी लोग अब उसकी बातें मानने लगे। पारंपरिक हितों को सुदृढ़ करने के विकास के इस दौर की कल्पना की जा सकती है, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जो मुखिया होते थे वो क्या कोशिश करते थे कि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो उनके पास जो है बसने के लिए आए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर सके, तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। यानी अगर कोई दूसरा मुखिया उसके ऊपर आक्रमण करता है तो जिन लोगों को उसने अपने पास बसाया है, जिनका वो ध्यान रख रहा है, उनको प्रयोग वो किस लिए करता था? अपनी सेना के रूप में। एक अनुमान के अनुसार मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों को 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम में लगा रहना पड़ता था।
तो इस तरह से इनके मंदिरों का जो निर्माण होता था, इतने विशाल जो है मंदिर बनाए जाते थे कि 1500 आदमी अगर 5 साल तक डेली जो है 10 घंटे काम करते हैं, तब जाकर इनके मंदिरों का निर्माण होता था। उपरोक्त आधारों से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक संभ्रांत वर्ग भी उत्पन्न हो चुका था। संभ्रांत यानी जो कुलीन वर्ग है, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है, ज़्यादा पैसा है, और धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इसी वर्ग के हाथों में था, इस संभ्रांत वर्ग के हाथों में। इसकी पुष्टि उस शहर में राजा और रानियों के कपड़ों व समाज से खुदाई के दौरान प्राप्त बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवत जुड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सजावटी खंजर आदि से हुई है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई जो ये सम्भ्रांत वर्ग था, इसका सब चीज़ों के ऊपर जो है अधिकार था, धन दौलत ज़्यादातर इसी के जो है पास थी। तो खुदाई के समय जो हमें बहुमूल्य चीज़ें मिली, जो आभूषण थे, सोने के पात्र थे, सफ़ेद सीपियाँ और जो है सजावटी खंजर जो है वो यहाँ से हमें जो है मिले खुदाई के समय। उनसे हमें पता लगा कि इस तरह का एक वर्ग जो है उसका जो है धन दौलत के ऊपर नियंत्रण था। जो कानूनी दस्तावेज हैं उनसे भी हमें पता चलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, कि जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह के परिवार में रहते थे, उनके वैवाहिक संबंध किस तरह के होते थे। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। जो भी कानूनी दस्तावेज थे, यानी जो विवाह है या उत्तराधिकार के से संबंधित जो दस्तावेज मिले, उनसे हमें पता लगा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। हमें विवाह आदि से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। विवाह करने की इच्छा की घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता, वधू यानी जो लड़की होती है, उसके माता पिता विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। वर पक्ष जो होता था वो वधू पक्ष को कुछ उपहार देता था। जब विवाह समाप्त हो जाता था तो जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे को उपहार देते थे और फिर बैठकर वो भोजन करते थे। भोजन के बाद क्या किया जाता था, मंदिरों में भेंट चढ़ाई जाती थी। जब नववधू यानी जो नई जिस लड़की की शादी हुई है उसकी सास उसको लेने आती थी, तो वधू को उसके पिता द्वारा उत्तराधिकार के रूप में भी उसका हिस्सा जो है वो दिया जाता था, यानी पिता की तरफ से, जिसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। तो इस तरह से उनको भी उत्तराधिकार के रूप में जो है कुछ हिस्सा मिलता था। लेकिन जो पिता का घर होता था, उसके जानवर, उसके खेत हैं, वो पैतृक संपत्ति जो है किसकी होती थी, वो पुत्रों की होती थी। तो इस तरह से जो है पूरी व्यवस्था वहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था के अभाव में राज्य का कामकाज सुचारू रूप से जो है नहीं चल सकता। यानी चाहे कोई भी समाज हो, शहरीकरण का कितना भी विकास क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक अगर प्रशासन व्यवस्था वहाँ पर कुशल नहीं है, यानी वहाँ पर जिस व्यक्ति का नियंत्रण है, अगर वो ठीक से जो है कार्य नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। अतः मेसोपोटामिया के शासकों ने सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी थी। इस व्यवस्था के कारण राज्य में शांति व सुरक्षा बनी रहे व राज्य का विकास हुआ। यानी अगर राज्य में शांति सुरक्षा बनाए रखनी है तो कुशल प्रशासन जो है वो बहुत आवश्यक है। वो कौन करता था, वो करते थे मेसोपोटामिया के शासक, जो वहाँ पर राज्य करते थे। और इसीलिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पर राज्य का इतना विकास हुआ और वहाँ पर शांति और सुरक्षा भी बनी रही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और कंप्लीट चैप्टर की आपको एक्सरसाइज देखनी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।